सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में दो मामलात बड़े अहम हुए। एक तो सिविलियन के ट्रायल केस के हवाले से जो नोट हैं उस पर आज बहुत ज़्यादा बात की जा रही थी। साथ ही साथ आज जो है सुप्रीम कोर्ट में ही वो एक तो भर्तियों के हवाले से बात हुई और दूसरा इंसानी स्मगलिंग से मुतल्लिक भी आज गुफ्तगू की गई है। हमारे नुमाइंदगान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन इकबाल वेलकम करते हैं और इमरान वसीम नुमाइंदा खुसूसी उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। इमरान, आपका भी शुक्रिया। इमरान, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आज ये नोट तो हो गया, पहले भी ये बेंच भी टूट गया, नया बेंच भी तश्कील हो गया। आज जस्टिस जो काजी फाइज हैं और जस्टिस सरदार तारिक के नोट में नया क्या था, क्या खबर इसमें क्या है? वो तो पहले भी अलग हो गए जब, तो फिर चीज़ें तो ख़त्म हो गई, अब ये बार बार क्यों डिस्कस हो रहा है, क्या इसमें है? जी, ये जो दो नहीं बल्कि 3 नोट जारी हुए हैं फौजी अदालतों के फैसलों के खिलाफ। जब 9 रुकनी बेंच बना था तो 22 जून को पहली समाअत हुई थी। तो पहली समाअत पे जस्टिस काजी फाइज ईसा और सरदार तारिक मसूद साहब जो है वो बेंच से उठ के चले गए थे। मुकदमा सुनने से उन्होंने इनकार कर दिया था। लेकिन 26 जून को जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी इस बेंच का हिस्सा नहीं रहे थे। उन्होंने 26 जून को अपना एक नोट दिया था। लेकिन अभी आप ये देखें, जो इसमें खबर की बात है, वैसे तो 3-4 अहम पॉइंट्स हैं इन नोट्स के हवाले से जो जज साहबान के जारी हुए। काजी फाइज साहब वाला तो पुराना नोट है जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जारी हुआ था। अब दोबारा उसको जो है वो इसी 22 जून के हुक्मनामे के साथ जारी कर दिया गया है। लेकिन इसमें जो अहम बात है जो जैसे सरदार तारिक मसूद साहब के नोट में मौजूद हैं, एक तो उन्होंने ये कहा कि जब ये बेंच बना फौजी अदालतों के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के लिए तो मुझसे मशवरा नहीं किया गया। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि बेंच बनाने का अख्तियार तो चीफ साहब का है, तो क्या चीफ साहब बेंच बनाते हुए किसी जज के साथ मशावरत करना उनके लिए ज़रूरी है, कोई ऑब्लिगेशन है? तो यहाँ पे नुक्ता ये है कि जब ये बेंच बना रहे थे चीफ साहब तो सरदार तारिक मसूद साहब छुट्टी पे थे। तो छुट्टी पे होने की वजह से गालिबन उनका इशारा इस बात की तरफ है कि जब मैं छुट्टी पे था, समर वेकेशन शुरू हो चुकी थी, तो आप कोई बेंच बनाने जा रहे थे, बनाने से पहले मुझसे कम से कम पूछ लिया जाता कि मैं अवेलेबल हूँ, अवेलेबल नहीं हूँ। तो एक तो वही कह रहे हैं कि मुझसे कोई मशवरा या मुझके साथ मेरे साथ रब्ता नहीं किया गया। दूसरा, उन्होंने ये बात की है कि जो एतराज़ एक उठता रहा कि तारिक मसूद साहब जो है वो आर्टिकल 184(3) के केसेस में नहीं बैठ रहे, उन मुकदमात को नहीं सुन रहे। लेकिन जब उनके 2 रुकनी बेंच में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब का एक जो दरख्वास्त थी पनामा के स्कैंडल के हवाले से वो लगाई गई, फिक्स की गई, तो वो केस जो है वो खुशी खुशी जो है वो तारिक मसूद साहब ने ना सिर्फ सुना बल्कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी फ्रेज कर दिए। तो इस नोट में उस तनकीद का भी, उस एतराज़ का भी जवाब दिया गया जिसमें सरदार तारिक मसूद साहब ये कहते हैं कि मैंने वो मुकदमा पनामा के हवाले से अमीर जमात इस्लामी की दरख्वास्त इसलिए सुनी थी क्योंकि 2016 में सुप्रीम कोर्ट का जो 5 रुकनी बेंच है इस दरख्वास्त को काबिल समाअत करार दे चुका है। और तीसरा, उन्होंने ये पॉइंट उठाया कि मेरा मौक़िफ़ यह है कि मैं बेंच से उठ नहीं रहा, बेंच से रिक्यूज़ नहीं कर रहा, लेकिन मेरा मौक़िफ़ यह है कि सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है उसका फैसला हो, उसके बाद आर्टिकल 184(3) के ये जो मुकदमात हैं इनका फैसला होना चाहिए। अब सरदार तारिक मसूद साहब का मौक़िफ़ आ गया, मंसूर अली शाह साहब का भी इसी से मिलता जुलता जो है पॉइंट ऑफ व्यू है, और काजी फाइज साहब भी ये कह रहे हैं, या अफरीदी साहब भी कह रहे हैं कि फुल कोर्ट बनाया जाए। तो इससे अब आप ये देख लें कि 9 रुकनी बेंच जो बना था उसमें 4 जज साहबान अपने मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू के साथ अपने रिजर्वेशन का इजहार कर रहे हैं। फुल कोर्ट बनाने की बात करें तो ये भी एक बड़ी अहम खबर है। जहां तक मंसूर अली शाह साहब के नोट की बात है तो उन्होंने तो ये कहा कि मेरे भी तहफ़्फ़ुज़ात थे पहले दिन से, जब ये बेंच बना था फौजी अदालतों पर दरखास्तों पर समाअत के लिए, पहले दिन से मेरी रिजर्वेशन थी। लेकिन मैं इस बेंच में इसलिए बैठा क्योंकि मैंने चीफ साहब से, बंदयाल साहब से कहा था कि आप इसमें फुल कोर्ट तश्कील दे दें। और रिसेंट पास से एक प्रैक्टिस चली आ रही थी कि जो भी अहम मुकदमा आता है अवामी मफाद आमा का या कोई इस तरह के जिसमें अवाम की दिलचस्पी होती है, उसमें स्पेशल बेंचेस और स्पेशल बेंचेस में मखसूस जज साहबान को शामिल किया जा रहा था। और उसमें फिर जो फैसले आ रहे थे उससे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की साख मुतासर हो रही थी। तो मैंने चीफ साहब से कहा कि आप फुल कोर्ट बना दें, जो जजेस मुल्क से बाहर हैं उन्हें बेशक शामिल ना करें, लेकिन जो पाकिस्तान में दस्तयाब हैं उनको तो कम अज़ कम शामिल करें। लेकिन मेरी इस बात को जो है वेटेज नहीं दी गई और चीफ साहब ने मुनासिब समझा जो 9 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं बेंच का हिस्सा बनता। तो ये 2 नोट हैं, इसमें बड़ी अहम बातें नोट की अहमियत इकबाल अब अगले आने वाले वक्त में क्या हो सकती है, जब बहरहाल बेंच तो है जिसने अब समाअत बहुत आगे चली गई है?
देखिए बेंच तो ये 9 रुकनी बेंच खत्म हो चुका है। अब जो नया बेंच है वो जो 5 रुकनी है वो इस मुकदमे को सुन रहा है, वही ये बेंच उसी अंदाज में चलेगा। मामला सिर्फ ये मुदस्सिर कि ये नोट की हैसियत की आपने बात की, ये शिकायतनामे से ज़्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि जब सरदार तारिक साहब ये कहते हैं कि जी मैंने पनामा इसलिए सुना कि 5 मेंबर बेंच उसको पहले से ही 2016 में काबिल समाअत करार दे चुका था, फिर आप साथ ही कहते हैं कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का फैसला नहीं हो जाता मैंने कोई केस नहीं सुनना। तो उस तक भी 2016 में तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर नहीं था, बाद में आ गया था, फिर आपने उस वक्त सुनना भी नहीं था। और मंसूर अली शाह साहब भी कहते हैं कि जी मैंने तो मशवरा दिया था चीफ साहब को कि जी फुल कोर्ट बना दें, मेरी बात नहीं सुनी तो जी मेरा भी इख्तलाफ आ गया। अब ऐसे अब हर बंदे को अगर चीफ साहब खुश करना शुरू हो जाएं, वो मेरी बात नहीं मानी तो मैं भी नाराज़ हो गया, तो फिर ये वो 700 वाला काम तो नहीं हो सकता अदालत में। और जब ये कि जी मखसूस बेंचेस बनाए जाते हैं, बेंच तो बेंच होता है, तमाम जजेस इक्वल होते हैं, आप दूसरे अपने साथी जजेस को कैसे एक्यूज़ कर सकते हैं कि यार शायद कोई ये हम ख्याल है या इनका टिल्ट कहीं और है, इस वजह से इनको बेंच में शामिल किया जाता है। अभी 2-3 महीने बाद रिजीम चेंज हो जाना सुप्रीम कोर्ट में, फिर एक मखसूस बेंचेस बनने लग जाने हैं। पब्लिक के केसेस में फुल कोर्ट बनाई जाती है। मुदस्सिर लास्ट जो फुल कोर्ट बनी थी 2015 में बनी थी, वो जो ये फौजी अदालतों वाला केस था 21वें तरमीम का, इसमें उससे पहले जो आखिरी फुल कोर्ट बनी थी वो 2010 में बनी थी, जिसमें 18वीं तरमीम का केस सुना गया था। तो 5 साल का गैप था, उसके बाद फिर अब 2015 के बाद से अब तक फिर फुल कोर्ट का उस अंदाज में कोई वजूद नहीं आया। जो जस्टिस फाइजा केस में बना उसको फुल कोर्ट इसलिए नहीं कह सकते कि उसमें तमाम जजेस मौजूद नहीं थे। 2 जजेस पर सरदार तारिक साहब पे, इजाजुल हसन साहब पे इतराज़ था, जो मेंबर थे जुडिशल कमीशन के, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, वो शामिल नहीं थे। एक लार्जर बेंच उसको 10 रुकनी कहा जा सकता है। तो फुल कोर्ट ऐसे रूटीन में तो कभी भी नहीं पहले बनी थी। तो इन नोट्स की हैसियत सिर्फ इतनी आता कि जजेस ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया या कह ले अपना गुस्सा निकाल दिया, इससे आगे इसकी लीगल हैसियत नहीं है। जो मुकदमा जो बेंच सुन रहा है वो एज इट इज सुनता रहेगा। ठीक है, जुल्करनैन इकबाल आपका भी बहुत शुक्रिया, और इमरान वसीम हमारे साथ, हमारे दोनों नुमाइंदगान का शुक्रिया अदा करेंगे। आगे बढ़ेंगे, अब कुछ बात कर लेते हैं पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से। एक जानिब तो ये बात की जा रही थी कि पंजाब के मामलात के हवाले से कि किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम नून तहरीक जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लिकाफ है, सबका जोर पंजाब के ऊपर वो चल रहा है, और इसके असरात कहाँ तक होंगे। लेकिन आज का एक और बड़ा अहम मामला वो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन, जिसका मुलतवी होना, क्योंकि जो अपलेट कोर्ट है उसने इसको मुलतवी किया है। क्या वजूहात हैं कि अब ये बार बार कहा जा रहा है पीटीआई की जानिब से कि हमारे मैंडेट पर शब खून मारने की कोशिश हो रही है। दो वो जमातें जो इस वक्त दोनों मिलाकर भी इतना बड़ा चंक नहीं बन रही, उससे ज़्यादा उनके पास अक्सरियत है, लेकिन उनके वज़ीर आज़म वज़ीर आला का रास्ता जो है वो रोका जा रहा है। इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नज़ीर लगारी साहब, सहाफ़ी तजज़ियाकार, एडिटर इन चीफ बोल। लगारी साहब शुक्रिया आपके वक्त का, और हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा साहब ने ज्वाइन किया है। शाह साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो शाह साहब आपसे आगाज़ करते हैं। ये पंजाब के हवाले से अगर हम आगाज़ करें तो कहा जा रहा था कि मामलात कुछ तय हो रहे हैं, पंजाब की बरकस पूरे पाकिस्तान के हवाले से कि कुछ बातचीत हो रही है। दो बड़ी जमातें पहले मिसाके जमहूरियत पे इकट्ठे थे, अब अगले आने वाले इलेक्शन उन चीज़ों के मामलात के हवाले से, लेकिन बात नहीं बन पा रही है, वो जीबी में भी नहीं हो पा रही, उसके असरात इधर भी। तो क्या दोनों जमातें किसी चीज़ पे अटकी हुई हैं, रुकी हुई हैं? क्या अपडेट्स हैं सर पाकिस्तान मुस्लिम नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान? जी देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN दो मुख्तलिफ नजरियात की जमातें हैं। दोनों का अपना अपना मैनिफेस्टो है, उसके मुताबिक वो सियासत कर रहे हैं। हम इस वक्त जो मुल्क को चैलेंजेस दरपेश हैं, जो अवाम के मसाइल हैं, हम उसकी बुनियाद पे इकट्ठे हैं। हम कल को आपस में इलेक्शन भी हमने लड़ने हैं। हमने दो मुख्तलिफ पार्टियां हैं, हम कोई मर्ज नहीं हो गए। हमारा ये इत्तेहाद जो है ये मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल, मुआशी सूरत हाल, उसके लिए ये इत्तेहाद है। उसके बाद हमने जो मिसाके जमहूरियत किया, उसका मकसद ये हरगिज नहीं था कि हम बारियां बांट ले कि एक दफा आप बन जाओगे, एक दफा हम बन जाएंगे। ऐसी हरगिज बात नहीं थी। वो ये था कि सियासत के अंदर जो हमारा वर्किंग रिलेशनशिप है, जो हमारी ये गालम गलोच की सियासत है, या जो सियासी रिवायात का खात्मा है इस मुल्क के अंदर, वो नहीं होना चाहिए। हम अपने अपने जो मैंडेट हैं उनके साथ अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें ताकि मुल्क आगे चल सके। ये होता था कि एक वक्त था जब हम सियासतदान इकट्ठे बैठकर बात भी नहीं कर पाते थे।
सूबे और मरकज में एक खलीज होता था। अगर दोनों मुख्तलिफ जमातों की हुकूमतें हैं तो वो आपस में टॉकिंग टर्म्स भी नहीं थे उनके। तो इस मिसाक के जरिए हमने वो सारे मसाइल हल किए। बाकी हमने अपनी अपनी सियासत करनी है, हमारे अपने अपने मैनिफेस्टो हैं। तो उस इसलिए आपको कोई इतनी खातिर खा आप समझते हैं कि शायद हमारे डायलॉग्स में कोई कामयाबी नजर नहीं आ रही। अपने जो मंशूर है, अपने अपने सियासत है, वो तो आपकी जारी रहेगी। अच्छा, मैं साथियों की बात लगारी साहब आप कर रहे थे, हसन मुर्तज़ा साहब पीपल्स पार्टी में थे, हैं और उम्मीद करते हैं अपनी जमात में रहेंगे। बहुत से लोग आए गए, आते रहे जाते रहे, लेकिन सर ये जो फलसफे की बात हो रही है कि जमहूरियत के हवाले से आज अगर आपकी जमात के ऊपर इतराज़ किया जा रहा है कि जीबी में आप भी शामिल हैं नून लीग के साथ, तो ये तो फिर जमहूरियत के साथ दो नंबरी ना हो जाएगी कि अगर जिसकी अक्सरियत उसको अक्सरियत में ही रहने दिया जाए और जो गेम हम कहते हैं कि जी पॉलिटिकल गेम हो गई है वो ना हो। देखिए, जैसे अभी नज़ीर साहब ने कहा वो बिल्कुल मुनासिब है कि आप कुछ चीजों को मिक्स कर रहे हैं जी। आप एक तरफ तो पीपल्स पार्टी की जमहूरियत को, जमहूरी रवैयों को और जमहूरियत को लेकर चलने को वो आप बताते हैं, और दूसरी तरफ आप एक चीज ऐसी बताते हैं कि जी जीबी में ये हो रहा है। क्या जिस चीज की बुनियाद ही 2018 के अंदर सियासी जमातों को तोड़कर, सियासी निजाम को कमजोर करके, सियासी निजाम को मफलूज करके रखी गई हो, आज आप उसकी तवक्को कर रहे हैं कि उसके जो आने वाली जनरेशन होगी भाई वो भी उसको भी आप हलाल करार दे रहे हैं। भाई जीबी के अंदर जो हुकूमत बनी वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर बनी, और वो फेडरल गवर्नमेंट 2018 के अंदर एक धांधली शुदा इलेक्शन के जरिए बनी। उसके नतायज को हर पॉलिटिकल पार्टी ने चैलेंज किया, सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसको कहा कि नहीं, हम इस सिस्टम का हिस्सा रहेंगे, हम पार्लियामान के अंदर सियासत करेंगे, हम पार्लियामान के अंदर अपना नुक्ता नजर बयान करेंगे, हम पार्लियामान से बाहर नहीं जाएंगे। तो आज अगर उनका खात्मा हो रहा है एक डिस्क्वालिफिकेशन के नतीजे में, एक जेली डिग्री के नतीजे में, तो उसका कहा जा रहा है कि जी वो वहां पे जमहूरियत पे शबखून मारा जा रहा है। भाई वहां जमहूरियत थी कब? वो हुकूमत तो बनी धांधली के जरिए थी, वो बनी ही जो थी दूसरी सियासी जमातों को तोड़कर थी। तो शाह साहब, क्या अब उसको अक्सरियत को अकलियत बदलना ठीक है? वो जमहूरियत जायज होगा अगर ऐसा किया जाए? मैं हरगिज ये नहीं, मैं आपके उस सवाल का जवाब दे रहा हूं जो आपने कहा कि पीपल्स पार्टी वहां जो खड़ी है वो अक्सरियत जो है वो अलहदा अपनी जगह सवाल है। जो आपने पहले सवाल किया जिसका मैंने जवाब दिया वो ये है। अब देखें, जहां पर आप एक आपका सीएम गया है, वहां पे इलेक्शंस होने हैं, वहां पे लोगों को वोट तो देने देना। वहां पे क्या अब आपने जीपी और कराची को कर दिया कि पहले जी कराची में आवाजें उठी, अब एक आदमी अकलियत में होकर आवाजें उठा रहा है, तो इसका मतलब है कि जीबी के अंदर भी अगर कराची वाला सीन ही दोहराया जा रहा है तो फिर कराची में तो कोई गलत काम नहीं हुआ। सही। कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, ठीक है और इंशाल्लाह रहेगी। अब इसमें आप किस तरह कह सकते हैं कि कराची के इलेक्शन में रिगिंग हुई है? अगर पीटीआई का कोई वोट कास्ट नहीं करता तो पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है कि उनको जाके कास्ट करवाए। और आज इतने दिन हो गए हैं इलेक्शंस को, अगर आप समझते हैं कि पीपीपी ने वहां के लोगों को कैद करके रखा था तो आप उन लोगों से अब तो राब्ता करें, अब तो आजाद घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, आप मिलें, उनसे कहें कि आपने पीपल्स पार्टी ने आपको कैद करके रखा है। अगर पीपल्स पार्टी ने रखा है तो फिर पीपल्स पार्टी के खिलाफ तो फौजदारी मुकदमात कायम होने चाहिए, वो करवाएं। सिर्फ ये कह देना, इससे अगर आप एक नेशनल टीवी पे बैठ के ऐसी बात करेंगे लोगों के ज़हनों में तो जाएगी ना कि ये इस तरह हो रहा है। अब एक नया काम जो आजकल शुरू है जी के पीटीआई को ऑफ एयर कर दिया गया है जी, पैमरा ने पाबंदी लगा दी है। आप पीटीआई का ही एक रिप्रेजेंटेटिव बुला के बिठा देते हैं कि ये जी तज्जियाकार है, हालांकि वो पीटीआई का स्पोक्स पर्सन होता है, वो बात कर रहा होता है पीटीआई की और मैसेज ये जा रहा होता है जी कि ये तो एक गैर जानिबदार आदमी है जी, वो कर रहा है कि पीटीआई का ये हुआ जी, ये हुआ, पीटीआई ने तो ये किया।
ये मैं समझता हूं कि ये ज्यादती है। ये किसी भी नेशनल चैनल को जेब नहीं देता कि वो इस किस्म की परसेप्शन कायम कर दे जी कि आम आवाम ये चाहती है और ये दो पॉलिटिकल पार्टी ये चाहती है। उसकी बड़ी क्लैरिफिकेशन आपने दे दी ना कि कराची के हवाले से। शेख रोहेल अस्कर साहब हमारे साथ मौसम नून के रहनुमा। शेख साहब शुक्रिया आपके वक्त का। शेख साहब, इस वक्त जो इलेक्शन के मामलात और आगे चीज़ें, आपने चंद दिन पहले कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि ये इलेक्शन उस तरह से वक्त पर हो। हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए तो क्या सर अब ये मुद्दत, आप जिस मेंबर हैं असम्बली के, वो मुद्दत पूरी करके आगे इलेक्शन वक्त पर होंगे? आज की डेट में अगर आपसे मैं ये आपका तज्जिया लूँ, आपकी राय लूँ, तो क्या सर सारी चीज़ें अपने वक्त पर होती नज़र आ रही? यार मैं तो मतलब अपनी जाती राय दे सकता हूँ। मुझे अब ये पता नहीं, मैं उस डिसीजन मेकर्स में तो हूँ नहीं। और डिसीजन जो है वो एक अकेली जमात ने तो करना नहीं। एक तो देखना पीडीएम है, पीडीएम की जमातें हैं, और दूसरे अलाई जमातें हैं जैसे पीपल्स पार्टी है, एएनपी है। उन सारी जमातों ने मिल के बैठ के फैसला करना है कि आया उनको इन टाइम इलेक्शंस में जाना है, या आपने जो पहले आप पे जो जिम्मेदारी है पाकिस्तान की और पाकिस्तान के अवाम की, आपने उस जिम्मेदारी को निभाना। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो यही कहूंगा कि इलेक्शन मैटर नहीं करते, मैटर करता है पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की मजबूती, पाकिस्तान का हालात को दुरुस्त करना और अवाम के हालात को दुरुस्त करना, वो ज्यादा मैटर करता है। तो सर आइन में शेख साहब जो वक्त है वो तो फिर 90 डेज मैक्सिमम है। अगर उसमें इलेक्शन ना हो तो फिर तो इस किस्म के उज़र तो आज 5 जुलाई ज़ियाउल हक को जब याद करते हैं तो वो भी इस किस्म के। मैं आपको गुजारिश करूं, ये चूंकि मैं भी उतना, मेरी जिंदगी में 2 ही बंदे गुजरे हैं। एक थे अपना सैफुल्लाह साहब और दूसरे थे डॉक्टर नियाज़ी शाह, जो अथॉरिटी थे अपना कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। मैं तो इतना ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन को अकबर याद नहीं है, लेकिन ये मुझे पता है कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनली आपको एक है कवर तो है। आप 1 साल तक कम से कम उसको आगे कर सकते हैं ऑन वेरी सर्कमस्टांसेस जो होते हैं। इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस यू कैन गो फॉर 1 ईयर। अब मैं वही तो आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ कि अगर फर्ज कीजिए, आज देखिए ना, आज का माहौल देखिए। कल 2 दिन पहले 3 दिन पहले जब ये पता चला कि जी IMF के साथ आपका मुआहदा होने जा रहा है या हो गया है, तो एकदम इंडेक्स आपका कहाँ चला गया, तो लोगों को फायदा पहुंचा। और उसके बाद आप देख लीजिए आपका डॉलर जो है वो मजीद नीचे आ गया। और जिस वक्त ये मामला चल जाएगा, जब साइन हो जाएगा, जब आपके पास वो आ जाएगी अपना फॉरेन एक्सचेंज आ जाएगा, उसके बाद डॉलर आपका और कम जाएगा। फिर वो उसका इफेक्ट ट्रिकल डाउन करेगा ना, नीचे तक आएगा उसका इफेक्ट। और जो वो नीचे आएगा तो फिर आप समझते हैं कि महंगाई भी कंट्रोल में आती जाएगी और बाकी मामला भी आपके कंट्रोल में आते जाएंगे। तो आपसी मामला कंट्रोल हो गए सर बड़ी जमातों के, पाकिस्तान मुस्लिम नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये वो देखें, ये तो वो आपस में बैठ के, मैंने आपको पहले ही अर्ज किया कि पीडीएम की जमातें और अलाई जमातें ये बैठ के फैसला करेंगे कि उन्होंने किस तरह के माहौल में क्या करना है। सही, मतलब जो मैं और आप तो अपनी राय दे सकते हैं ना, आप अपनी राय दे सकते हैं, मैं अपनी राय दे सकता हूँ। हमारी राय को मैटर तो नहीं करेगी। अगर फर्ज कीजिए मैं कहता हूँ कि जी इलेक्शन जो है ना वो होने तो बहुत जरूरी है, लेकिन पहले आप इस मामले को तो संभाल लें, आप मुल्क की जो मैशियत है उसको तो संभाल लें। सही, और फिर उसके बाद आप इलेक्शन में चले जाएं। ठीक। अच्छा लगारी साहब, सर ये भी एक होता है कि जनाब मुल्क को संभाला जाना, उसके हालात, ये मुझे अगर इजाजत दे दें आप तो फिर आप बातें करते रहें बस। चलिए शेख साहब शुक्रिया आपका अपने वक्त। लगारी साहब, ये मुल्क के संभाला जाना, मुल्क का वसीतर मफाद, लेकिन इलेक्शन आइन सर बड़ा एक पाबंद है। वो चीज़ें वो कहता है कि इलेक्शन से, पार्लियामान से ही मुल्क तो बेहतर होता है, जमहूरियत से ही मुल्क बेहतर होता है। निगरान सेटअप आके बैठ जाए तो वो उनके पास वो मैंडेट तो नहीं हो सकता जो इस वक्त भी मौजूदा वज़ीर आज़म के पास है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है। अगर एक चीज़ तय है कि असम्बली की मुद्दत 5 साल है, तो असम्बली की मुद्दत को 6 साल कैसे किया जा सकता है? आइन का कौन सा आर्टिकल है जो इस बात की इजाज़त दे कि ये आप इसको असम्बली की मुद्दत को बढ़ा लें, 1 साल बढ़ा लें? मैंने ख्याल अंडर नो सर्कमस्टांसेस आप ऐसा कर नहीं सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि कोई भी हुकूमत अपनी ही मुद्दत को अगर 1 साल एक्सटेंड करना शुरू कर दे तो फिर इलेक्शन प्रोसेस की ज़रूरत क्या है? मैं समझता हूँ कि चीज़ें लॉजिक की तरफ जानी चाहिए, मनता की तरफ जानी चाहिए, आइन की तरफ जानी चाहिए। आइन ही हमारा सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है, इसका सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है।
हमें इसको सामने रखना चाहिए सर। लेकिन लगारी साहब एक चीज हो सकती है ना, मुद्दत तो पूरी कर ले असम्बलियां, लेकिन इंटरिम गवर्नमेंट जिस तरह 2 सूबों में 90 दिन से आगे चली गई है, इस तरह मैं कहता हूं, मैं फिर अर्ज करता हूं, इस बारे में मैं बहुत क्लियर हूं, मैं बहुत वाजे हूं। मैंने कहा था कि जब सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे रही थी कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर ही होने चाहिए जी, और जब को मार्च को फैसला दे रही थी और 1.5 महीना बाकी था, 1 महीना 14 दिन बाकी थे, तो कहती ना कि इन 1 महीना 14 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएं। बाद में यह किया कि जनाब नहीं 14 दिनों में इलेक्शन करवाओ, तो 1 महीना 14 दिन से आप कहते ना। जब आपने 1 महीना से ज्यादा, बल्कि आपने 106 दिन तक की अगर मोहलत खुद ही दी, सही, जिसको पीटीआई ने मान लिया, प्रेसिडेंट ने मान लिया और इलेक्शन कमीशन ने मान लिया, इलेक्शन कमीशन ने प्रपोज किया और उस पर अगर नहीं खड़े और कहा कि जनाब हम इससे बियॉन्ड जा रहे हैं, और वो जाने वाला जो भी गया, इलेक्शन कमीशन गया, कोई भी गया है, अगर इससे तो पहले सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता दिखाया ना कि अगर आप 90 दिन के ये रास्ते आगे को क्रॉस करके अगर आप जाते हैं, चले ठीक है कर लें आप, लेकिन आपको 90 दिन में करना। भाई 90 दिन का मतलब 90 दिन है, 90 दिन का मतलब 91 दिन नहीं है, 90 दिन का मतलब 92 दिन नहीं है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता खोला और कहा कि 106 दिनों के बाद इलेक्शन करवाएं, तो रास्ता मौजूद था। वो फिर उन्होंने 106 से 116 भी कर दिए, फिर 116 से जो है वो 216 भी हो गए। तो इस तरह से तो उस फैसलों के ऊपर तो मामला ज्यादा इजी मिल गया इलेक्शन कमीशन को भी और इलेक्शन करवाने वालों को। लेकिन एक चीज मैं यहां पर समझना चाहूंगा शाह साहब आपसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो बरमला पब्लिकली भी ऐलान कर दिया था, जो बिलावल भुट्टो साहब ने, कि इलेक्शन के लिए जो साथी हैं वो तैयार हों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार, बाकी जमातें तैयार क्यों नहीं हो पा रही हैं? उसकी क्या वजूहात हो रही हैं जो बातचीत हो रही है? और आप खासतौर पर पंजाब में हैं, पंजाब बैटलफील्ड बनी हुई है, हर जमात वहां पर जोर लगा रही है, तो ये बाकी जमातें तैयार नहीं हो पा रही हैं? बहुत शुक्रिया जी। ये देखिए, जमातों की तैयारी के बात नहीं है, एक जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान की सलामती जो है वो सबसे अवलीन है। और मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो है कि इलेक्शंस ही एक ऐसा तरीकाकार है जिससे हम सियासी इस्तेहकाम ला सकते हैं। और आज तक पीपल्स पार्टी जो कहती रही कि इलेक्शन टाइम पर होंगे, उसका मकसद ये था कि हमने बड़ी कुर्बानियां दी थी इस जमहूरी निज़ाम को चलाने के लिए और इसको बहाल करने के लिए। हम नहीं चाहते थे भी कोई भी तातुल ऐसा पैदा हो जिससे फिर ये रिवायत जन्म ले कि इलेक्शन जो है वो 5 साल असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी ना करें। तो अब असेंबलियों ने मुद्दत पूरी कर ली है, उनका टाइम होने को है, अगस्त में वो टाइम पूरा हो रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश होगी कि दूसरी जमातें भी इस पे आमादा हों और वो हम इलेक्शंस की तरफ जाएं और जिसको कौम मैंडेट दे वो अपनी हुकूमतें बनाए। तैयारी किसी की है या नहीं, ये आइडियल सिचुएशन शाह साहब जो आप बात करें, यही आइडियल सिचुएशन होनी चाहिए कि इलेक्शन की जानिब जाया जाए, जिसको मैंडेट मिले वो हुकूमत बनाए और वही जो हुकूमत है वही बाइख्तियार भी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सैयद हसन मुर्तज़ा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। नज़ीर लगारी साहब बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हमें एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद बात होगी। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक तरफ IMF के मामलात हैं और दूसरी जाने पाकिस्तान में ओपन मार्केट हो या इंटरबैंक में हो, डॉलर की हम कदर देख रहे थे। सूरत हाल इस वक्त माशी तौर पर क्या है? मीर मोहम्मद अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे मुआशियात हैं। बहुत शुक्रिया मीर मैक आपके वक्त का। मीर मैक, इस वक्त अगर हम बात करें IMF के साथ होगी बात, एकदम पाकिस्तान में लगा कि शायद चीज़ें बेहतर हो रही हैं, और क्या अब 3 अरब डॉलर जब आ जाएगा पाकिस्तान में, जिसका भी फैसला होना है कि कब आना है, आ जाएगा दोस्त ममालिक से भी, तो चीज़ें क्या फिर वो बेहतर हो जाएंगी? वो कहा जा रहा था कि हम बहुत मुश्किल में हैं, उस मुश्किल से निकल आएंगे। मतलब सब में पहले तो शुक्रिया बुलाने का। देखें, आपका भी शुक्रिया। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम आवाम की तवक्कुआत रियलिटी से ज़्यादा बढ़ा देते हैं, और वो इस तरीके से कि जैसे हमने IMF का एक हवा बना दिया था कि जैसे ही IMF कुछ करेगा तो दूध की नहरें बहने लगेंगी। ऐसे ना कभी होता है, ना ही हुआ है दुनिया के किसी मुल्क में, ये पाकिस्तान की बात नहीं है।
देखिए, हमने स्टैंड बाय एग्रीमेंट साइन किया है उनके साथ 3 बिलियन का। अभी तो ये भी नहीं पता कि पूरे 3 बिलियन वो एक साथ देंगे या नहीं देंगे। नंबर 2, हमने क्या रिफॉर्म्स की हैं जिसकी वजह से हमें विल बी एबल टू जनरेट आवर ओन इनकम। कुछ भी नहीं की है फिलहाल। हमें 25 अरब डॉलर चाहिए अगले 12 महीने में पे बैक करने के लिए। हमारी इंपोर्ट्स अगर खुल गई तो वो 60-70 बिलियन डॉलर पर चली जाएंगी। चले फॉरेन नहीं भी जाती, 35-40 बिलियन तक भी चली जाती है, तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कितना बढ़ जाएगा। हमारी इनकम सिर्फ एक है इस वक्त फॉरेन रिजर्व्स में, वो है रेमिटेंसेस और एक्सपोर्ट्स। इसके अलावा कोई चीज है ही नहीं हमारे पास जिससे हम फॉरेन एक्सचेंज जनरेट कर सके। तो हम अब हर चीज बेचने की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, मगर प्रॉब्लम ये है कि अभी तक हमने 75 साल में कोई रिफॉर्म्स ही नहीं की है इकोनॉमिक। कोई मुझे बता दे कि कभी आज तक पाकिस्तान में 10 साल, 15 साल या 20 साल का इकोनॉमिक प्लान कभी आज तक बना है? नहीं बना है। देखिए, IMF से डार साहब ने एग्रीमेंट किया है कि अगले साल जून 2024 तक हम 4 अरब डॉलर से 11.7 बिलियन डॉलर्स तक लेकर आ जाएंगे। तो क्या 7 बिलियन डॉलर हम बढ़ा देंगे, 8 बिलियन डॉलर हम बढ़ा देंगे। स्टेट बैंक के रिजर्व्स की बात कर रहा हूं मैं, टोटल रिजर्व्स की बात नहीं कर रहा। स्टेट बैंक के रिजर्व्स को हम बढ़ा देंगे तो हमारी जरूरियात और अखराजात इतने ज्यादा हैं कि हम जब तक एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं लेकर आएंगे कुछ नहीं होना। ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना होता है कि जब बेइंतहा बुरी खबरें आ रही हो और उस दौरान कोई उम्मीद की छोटी सी भी अच्छी खबर आ जाए तो इन्वेस्टर का एक रिएक्शन आता है जो कि बिहेवियरल फाइनेंस का हिस्सा है। दिस इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना कि खुशी के अंदर मार्केट 2000 पॉइंट ऊपर चली जाती है, डॉलर फट से नीचे आ गया। इसका ये मतलब नहीं है कि कैंसर का इलाज हो चुका है। कैंसर का इलाज हमने करना है। हमने मरीज को बेड में उठकर बैठ गया तो उस पर तालियां नहीं बजानी है। इस वक्त हमारे साथ यही हुआ है। 10 रुपए डॉलर नीचे आ गया, देखिए वो 10 रुपए नीचे रह तो नहीं सकता ना मेरी नजर में। ये मेरा पर्सनल तस्वीर सही कि ऐसा क्या हुआ है। क्या लोन्स पे मईशत चलती है? नहीं। हमने क्या रिफॉर्म्स की हैं? हमने कहां अपने लॉसेस को कट किया है? स्टेट ओन एंटरप्राइजेस जो हैं 800 से 1100 अरब रुपए का साल का नुकसान करती हैं, क्या हमने उनको प्राइवेटाइज करना शुरू किया है? क्या हमने ऑस्टेरिटी मेजर्स को लेकर आए हैं? 4 दिन पहले IMF का SBA अप्रूव हुआ और उसके अगले दिन जनाब शहबाज शरीफ साहब ने 90 अरब रुपए का कैबिनेट डिवीजन के अराकीन के लिए जो कि MNAs हो उनके लिए बजट मुख्तस कर दिया। ऐसे थोड़ी होता है कि हम कर्जे लिए जाएं, खर्च किए जाएं। ऑस्टेरिटी कहते हैं 1 महीने की तनख्वाह नहीं लेंगे, वो ऑस्टेरिटी होती है? कमाल की बात हो रही है यार, यहाँ पर समझ ही नहीं आ रहा है। सिचुएशन मीर साहब आप जो बता रहे हैं कि ये इन चीज़ों के साथ कुछ नहीं होगा। अगर आज ये पैसा आ भी जाता है तो हमारे पास तो कर्ज देने का भी बड़ा एक लंबा चौड़ा मामला है, वहाँ तक भी हम नहीं पहुँच पाएंगे। तो ये सूरत हाल खासी ख़राब है। इस पर इतना खुश होने की कौम को ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत शुक्रिया, मीर मोहम्मद अली खान साहब मौजूद थे। और अब देखना ये है कि ये जो वक्ती खुशियाँ हैं ये कब और कैसे इन पॉलिसीज़ के मुताबिक होंगी। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियां। कराची में ईद उल अज़हा के मौके पर लियाकताबाद टाउन ऑफिस के साथ ही आलाइशों का ढेर लग गया है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की टीम भी वहां पर मौजूद है। बड़ी ईद की खुशियों में भी बोल रहा सबसे आगे। सफाई मुहिम के लिए मुतालिका इदारों तक पहुंचाई आवाम की आवाज। अगर मैं आपको दिखा दूं इस वक्त मुनाजिर तमाम गाड़ियां जो इस वक्त है यहाँ पर, तमाम जो कलेक्शंस हैं, जितनी भी आलाइश है उनको यहाँ से उठाया जा रहा है। और
लम्हा बा लम्हा की खबर से रखा आवाम को आगाह। और में मुख्तलिफ मकामात पर अलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद अलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया। बड़ी ईद की ट्रांसमिशन 57% आवाम ने देखी बोल की स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।